स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैं आपके साथ बात कर रहा था क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में। आज की हमारी तीसरी क्लास है क्लबिंग ऑफ इनकम पर, एंड विच विल बी दी लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं आज की क्लास में, रफली 1 या 1.25 घंटा ज्यादा से ज्यादा लगेगा। इस क्लास में हमें 2 सेक्शन करने हैं, 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और एक क्वेश्चन हमें करना है जो कि रिसेंटली आपके दिसंबर 2021 अटेम्प्ट में पूछा गया था। तो आइए सबसे पहले एक सेक्शन कर लेते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर, उसके बाद फिर कंसेप्ट और फिर एक क्वेश्चन। तो पेज नंबर आएंगे आप सभी लोग 224 पर, पेज नंबर 224। इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड टू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार अगर मैं उसकी बात करूं आपसे तो आपको ये पॉइंट जल्दी से समझ आएगा जो मैं अब सेक्शन आज आपको कराऊंगा। हमने ये कहा कि सर अगर कोई पर्सन कोई एसेट ट्रांसफर करता है अपने वाइफ को तो वो क्लबिंग में फंस जाता है, अपने सन को करता है तो वो क्लबिंग में फंस जाता है, अपने सन की वाइफ को करता है तो क्लबिंग में फंस जाता है। इवन अगर वो अपने वाइफ के या अपने सन की वाइफ के बेनिफिट के लिए किसी और को ट्रांसफर करता है, एक सेक्शन मैंने पढ़ा था, जब एक पर्सन किसी और पर्सन को ट्रांसफर करे जिसका बेनिफिट उसकी वाइफ को पहुंचे या उसके बेटे की वाइफ को पहुंचे, तो वहां पर भी क्लबिंग के प्रोविजन हिट होते हैं। बताइए होते हैं या नहीं होते हैं? अगर आप सीधा किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां भी क्लबिंग के प्रोविजन हिट होते हैं। अगर आप किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं जिसका सीधा बेनिफिट या इनडायरेक्टली बेनिफिट आपके वाइफ को या आपके बेटे की वाइफ को पहुंच रहा है, वहां भी क्लबिंग के प्रोविजन हिट होते हैं। अब एक पर्सन ने ये सोचा कि मैं एक काम करता हूं, उसकी प्लानिंग को समझिए, उसने क्या प्लानिंग करी। उस पर्सन ने सोचा मैं एक HUF क्रिएट करता हूं। मैं पहले क्या करूंगा, अपनी प्रॉपर्टी को HUF में ट्रांसफर कर दूंगा। अगर एक बात बताइए, आप HUF में अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दें, आप अपनी कोई एसेट अगर अपने HUF में ट्रांसफर कर दें और उस HUF को इनकम आने लगे उस एसेट से, तो क्या आप वहां पर क्लबिंग करेंगे या नहीं करेंगे? एक पर्सन ने अपनी कोई एसेट अपने HUF में ट्रांसफर करी और अब जो इनकम आ रही है वो HUF को आ रही है, तो क्या आप वहां पर क्लबिंग करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए, क्या लगता है आपको कि क्लबिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से क्लबिंग होनी चाहिए। रीजन, सर अगर आपने इस ट्रांजैक्शन को छोड़ दिया, अगर आपने यहां पर क्लबिंग नहीं करी तो क्या होगा? हर कोई पर्सन HUF बना लेगा और अपनी असेट को HUF में ट्रांसफर कर देगा और ट्रांसफर करने के बाद HUF में इनकम रिसीव करने लगेगा और उस इनकम पर इनकम टैक्स पे नहीं करेगा, तो यहां पर भी क्लबिंग का प्रोविजन हिट होगा। तो अगर कोई पर्सन अपने HUF में कोई असेट ट्रांसफर करता है, कोई एसेट ट्रांसफर करता है एंड HUF अर्न्स द इनकम, HUF उस असेट पर इनकम कमाती है, तो ये इनकम भी आपके ही उस पर्सन के ही हाथ में टैक्सेबल होगी। इट मींस ये इनकम भी क्लब कर दी जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब एक और पॉइंट समझिए इसके बाद का। मान लीजिए एक पर्सन ने एक एसेट ट्रांसफर करी, एक एसेट ट्रांसफर करी HUF को, HUF को इनकम आई। आपने बोला कि ये वाली जो इनकम है, ये जो HUF को इनकम आ रही है, इट विल बी क्लब, ये हम क्लब कर देंगे, इसकी हम क्लबिंग कर देंगे विद मिस्टर एक्स। मान के चलते हैं ये मिस्टर एक्स है।
तो आपने बोला कि इसे हम क्लब कर देंगे। चलिए, इतनी बात सभी को क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट फेज देखिएगा। नहीं, HUF टैक्स पे नहीं करेगा आंचल। जब कोई इनकम किसी पर्सन की इनकम में क्लब हो जाएगी तो जिसके पास वो क्लब होगी वो टैक्स पे करेगा। फिर HUF इस केस में टैक्स पे नहीं करेगा, वरना तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। एंड डबल टैक्सेशन की सिचुएशन गवर्नमेंट नहीं क्रिएट कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है HUF इस इनकम पर आप टैक्स पे मत करो, हम आपके उस पर्सन से टैक्स मांगेंगे जिसकी इनकम में हम ये इनकम क्लब कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए, एक HUF है, मान के चलते हैं एक HUF है, उस HUF में बहुत सारे मेंबर्स हैं। एक है मिस्टर एक्स, एक है मिसेस एक्स, एक है उनका सन 1 और एक है उनका सन 2। ये 4 लोग मेंबर्स हैं। मिस्टर एक्स ने अपनी एक असेट HUF को ट्रांसफर करी, मान के चलते हैं 7 लाख रुपए की एक एसेट ट्रांसफर करी। अब 2 साल बाद या 3 साल बाद इस HUF का पार्टीशन हो गया। इस HUF का पार्टीशन हो गया। पार्टीशन का मतलब होता है HUF डिसॉल्व हो गया। अब जब HUF डिसॉल्व होगा तो ऑब्वियसली अब HUF अपनी प्रॉपर्टीज को अपने मेंबर्स में बांटकर खत्म हो जाएगा। HUF का पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के समय हर मेंबर को 10 लाख रुपए की एसेट्स मिले, 10-10 लाख रुपए के एसेट्स मिले। मान के चलते हैं कि ये वाला जो एसेट है जो मिस्टर एक्स ने, ये वाला जो एसेट है जो मिस्टर एक्स ने दिया था HUF को, HUF ने एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ये वाला एसेट उसकी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया। ये वाला एसेट ट्रांसफर टू मिसेस एक्स। अब बात बताइए, अगर मिस्टर एक्स ये एसेट सीधा अपने वाइफ को देता तो क्या क्लबिंग के प्रोविजन लगते? मिस्टर एक्स अगर सीधा अपने वाइफ को ये एसेट देता तो क्लबिंग के प्रोविजन लगते? द आंसर इज यस। अगर ये एसेट उसने वाइफ को ना देकर HUF को दिया तो क्या क्लबिंग के प्रोविजन लगे? द आंसर इज यस, तब भी क्लबिंग के प्रोविजन लगे ना प्रीथल? अभी तो पीछे समझा हमने, जब मिस्टर एक्स अपने HUF को कोई प्रॉपर्टी देता है, कोई असेट देता है तो क्लबिंग हो जाती है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, मिस्टर एक्स ने जब HUF को दिया और HUF ने बदले में पार्टीशन के समय उसकी वाइफ को दे दिया तो क्या अब क्लबिंग होगी या नहीं होगी? पहले मिस्टर एक्स ने HUF को दिया और HUF ने उसके बाद पार्टीशन के समय मिसेस एक्स को दिया, तो क्या अब क्लबिंग होगी या नहीं होगी? बताइए, क्या लगता है आपको कि क्लबिंग होनी चाहिए? यस और नो? होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा उतने पोर्शन पर होगी जितना पोर्शन एक्स ने ट्रांसफर किया था अपने HUF को। HUF को 7 लाख रुपए की एसेट ट्रांसफर की गई थी बाय एक्स, लेकिन HUF ने पार्टीशन के समय पर 10 लाख रुपए की एसेट दी है मिसेस एक्स को, तो क्या 10 लाख रुपए की इनकम पर क्लबिंग होगी? नहीं, केवल उतने अमाउंट पर होगी, केवल उतने पोर्शन पर होगी which was originally transferred by X to HUF। तो X ने HUF को 7 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दी थी, 7 लाख रुपए की असेट दी थी, तो केवल 7 लाख रुपए वाले कंपोनेंट पर क्लबिंग होगी, लेकिन उसके बाद जितना एक्स्ट्रा अमाउंट, जितनी एक्स्ट्रा एसेट HUF ने पार्टीशन के समय मिसेस एक्स को दी है उस पर हम क्लबिंग नहीं करेंगे और बनता भी नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो अगर मिस्टर एक्स सीधा उसको देता तो क्या देता? 7 लाख रुपए के एसेट। अब वो 7 लाख रुपए के एसेट उसने पहले HUF को दिए और HUF ने 7 लाख रुपए के अंदर अपने 3 लाख रुपए के एसेट जोड़े और मिसेस एक्स को दिए, तो यहां पर जो क्लबिंग होनी चाहिए लॉजिकली वो केवल और केवल 7 लाख रुपए पर होनी चाहिए। बताइए, ये बात क्लियर है आपको?
ये बात क्लियर है? आइए एक बार प्रोविजन पर। इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड टू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अगर आपके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी थी जिसे आपने जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया, इट मींस आपने उसे एचयूएफ में कन्वर्ट कर दिया, क्या होगा उस केस में? इफ एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ convert his separate property as a property of the HUF। अगर कोई मेंबर अपनी प्रॉपर्टी को HUF की प्रॉपर्टी बना रहा है, अगर कोई मेंबर अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर रहा है HUF की प्रॉपर्टी में, इसका मतलब वो HUF में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है थ्रू द प्रॉपर्टी इनटू कॉमन स्टॉक ऑफ द फैमिली और ट्रांसफर द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी टू द फैमिली। या तो वो अपनी प्रॉपर्टी को कॉमन स्टॉक ऑफ द एचयूएफ बना रहा है या वो अपने एचयूएफ में ट्रांसफर कर रहा है एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एज ए कैपिटल। तो उस केस में क्या होगा? विदाउट कंसीडरेशन, अगर बिना कंसीडरेशन के ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है या इनएडिक्वेट कंसीडरेशन से ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, देन इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। तो उसे हम उस इंडिविजुअल की इनकम में क्लब कर देंगे। सेम वही कंसेप्ट, अगर आपने अपने वाइफ को बिना किसी कंसीडरेशन के या इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी तो क्लबिंग आपके हाथ में है, अगर बेटे की वाइफ को करी तो क्लबिंग आपके हाथ में है। इसी तरह अगर आपने एचयूएफ को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है विदाउट कंसीडरेशन या इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, देन आपके हाथ में क्लबिंग कर दी जाएगी। जब एचयूएफ का पार्टीशन होगा तब क्या करेंगे? व्हेन द पार्टीशन ऑफ एचयूएफ हैज टेकन प्लेस, इफ पार्टीशन ऑफ एचयूएफ हैज टेकन प्लेस, देन ओनली दैट पोर्शन ऑफ द इनकम, केवल वही पोर्शन शैल बी क्लब्ड which relates to the part of asset received by the spouse of transferor on the partition of HUF। इस वाले एग्जांपल को समझिए। मिस्टर एक्स ने 7 लाख रुपए के एसेट HUF में दिए थे। इन रिटर्न HUF ने उसकी वाइफ को 10 लाख रुपए के एसेट दिए। तो अब 10 लाख रुपए के एसेट पर जो इनकम आएगी, क्या वो सारी की सारी इनकम एक्स में क्लब होगी? नहीं। 10 लाख रुपए में जो 7 लाख रुपए के एसेट है, केवल उस एसेट पर जो इनकम आएगी, वही केवल क्लब की जाएगी मिस्टर एक्स के केस में। क्लियर है? आंसर का क्वेश्चन है लाइक सर द एग्जांपल यू हैव, यस क्लबिंग विल बी इन मिस्टर एक्स इनकम, यस क्लबिंग जो होगी वो मिस्टर एक्स की इनकम में की जाएगी। फिर से क्रिएट कर रहा हूं आपके लिए डायग्राम, ध्यान से समझिएगा। मिस्टर एक्स ने असेट ट्रांसफर किए ऑफ 7 लाख इन HUF। HUF at the time of partition, HUF transfer asset including those assets which were transferred by Mr. X, ये ट्रांसफर कर दिए गए हैं टू मिसेज एक्स को। देन इनकम ऑन सच एसेट्स शैल बी क्लब विद इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। बताइए क्लियर है?
बताइए कोई डाउट है यहां तक? इसको आप नोट कर लीजिएगा। चल सकते हैं आगे। अब एक बात बताइए, हम किसी की इनकम को क्लब करते हैं, इनकम के ऊपर जो इनकम आती है उसको भी क्लब करते हैं क्या? पढ़िए पहला पॉइंट, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। इनकम टू बी क्लब्ड बट इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लब्ड। इनकम के ऊपर जो इनकम है वो क्लब नहीं होगी। हम इनकम को क्लब करते हैं, क्या हम लॉसेस को भी क्लब करेंगे? मैं अगर किसी पर्सन की इनकम क्लब कर रहा हूं और इस बार बाय चांस उसे इनकम ना होके लॉसेस हो गए, तो क्या लॉसेस भी क्लब होंगे? यस। सेकंड पॉइंट पढ़िए, इनकम इंक्लूड लॉसेस under all the provision where an income arising to one person is to be clubbed in the hands of another person in the event of losses, the losses shall also be clubbed। ये जो losses हैं ये भी क्लब किए जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हेड, मान लीजिए कोई इनकम मेरे लिए एज ए सैलरी इनकम है, तो मैं जब किसी दूसरे पर्सन की इनकम को क्लब करके लाऊंगा तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ हेड होगा ये किसके एंड पर कर लिया जाएगा? उसके एंड पर, और मेरे लिए भी वो एज ए सैलरी ही टैक्सेबल होगी। तो अगर किसी पर्सन की इनकम को मैं अपनी इनकम में लेके आ रहा हूं, तो जैसे मेरे लिए इनकम का नेचर डिसाइड होता है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स, ऐसे ही उस इनकम के लिए भी पहले मुझे नेचर डिसाइड करना पड़ेगा, देन उसे अपनी इनकम में जोड़ूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हेड ऑफ इनकम विल बी एज पर द मैनर दैट इज कंप्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ सच पर्सन। तो जब हम क्लबिंग करेंगे तो हम क्लासिफिकेशन ऐसे करेंगे जैसे कि ये इनकम हम अपने में क्लब ना करके उसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब वहां कैलकुलेट हो जाएगी तब उसे हम अपनी इनकम में लेकर आएंगे। If asset sold by a spouse, then capital gain arise shall also be clubbed in the income of first transferor। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर मैंने अपने वाइफ को कोई असेट ट्रांसफर करा और मेरी वाइफ ने उस असेट को बेच दिया, तो बेचने से उसे जो कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन भी मेरी इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। बताइए यहां तक कोई डाउट है? नहीं? आइएगा, अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। पेज नंबर आप आएंगे मेरे साथ 225, पेज नंबर 225, क्रॉस ट्रांसफर। देखिए नाम से ही आपको पता चल जाएगा, क्रॉस ट्रांसफर का मतलब होता है एक दूसरे को ट्रांसफर, एक दूसरे को ट्रांसफर। एग्जाम्पल समझते हैं यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर दो अलग अलग लोग होंगे, एक दो। अगर मान लो मैं इस पर्सन को सीधा ट्रांसफर करूं कोई अमाउंट और वो क्लबिंग के दायरे में आता हो, तो मेरी जो प्लानिंग है ट्रांसफर करने की वो बेकार हो जाएगी। मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ए है हस्बैंड और बी है वाइफ। यहां पर एक परिवार और है, एक फैमिली और है। एक फैमिली में है सी और डी। सी है हस्बैंड और डी है वाइफ। ध्यान से सुनिएगा, क्या प्लानिंग करी है दोनों लोगों ने? पहली वाली प्लानिंग सुनिएगा। हस्बैंड कह रहा है अपनी वाइफ को कि मैं तुम्हें एक असेट ट्रांसफर करूंगा, उस असेट पर तुम्हें इनकम आएगी
और तुम उस पर इनकम टैक्स पे कर देना। बताओ क्या ये पॉसिबल है? क्या इनकी प्लानिंग सही है? हस्बैंड कह रहा है वाइफ को मैं तुम्हें असेट ट्रांसफर करूंगा, तुम उस पर इनकम कमाना और इनकम टैक्स पे कर देना। नहीं सर, ये प्लानिंग गलत हो जाएगी, बिकॉज यहां पर क्लबिंग के प्रोविजन हिट होंगे। इसी तरह से ये हस्बैंड भी अपनी वाइफ को कह रहा है, या ये वाइफ अपने हस्बैंड को कह रही है, एज द केस में भी, कि मैं तुम्हें असेट ट्रांसफर करूंगा या करूंगी, तुम उस पर इनकम कमाना और इनकम टैक्स पे कर देना। बट अगेन सर, यहां भी ये प्लानिंग फेल हो जाएगी, बिकॉज क्लबिंग के प्रोविजन हिट होंगे। अब ये दोनों ही लोग आपस में एक दूसरे से मिले हैं, बल्कि मैं कहूंगा ये चारों ही लोग एक दूसरे से आपस में मिले हैं, और इन्होंने क्या प्लानिंग करी देखिए। ये प्लानिंग कर रहे हैं, हस्बैंड जो है यहां पर ये कह रहा है मैं अपनी वाइफ को अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकता, मैं अपनी वाइफ को असेट ट्रांसफर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द क्लबिंग प्रोविजन, लेकिन मैं सी की वाइफ को तो ट्रांसफर कर सकता हूं ना, कौन रोकेगा? सी की वाइफ ना तो मेरी वाइफ है, ना मेरे बेटे की वाइफ है, सी की वाइफ तो मेरे दोस्त की वाइफ है, मैं उसको ट्रांसफर करूंगा। तो ये वाला हस्बैंड ट्रांसफर करेगा इसकी वाइफ को, लेकिन अब इसकी वाइफ के पास पैसे चले गए, वापस कैसे आएंगे? तो इसका हस्बैंड इसकी वाइफ को दे देगा। दो परिवार, दो अलग अलग फैमिली एक दूसरे के साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रही हैं कि मैं अपनी वाइफ को नहीं दे सकता क्योंकि क्लबिंग लग जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ को तो दे सकता हूं। अब तुम्हारी वाइफ पर कौन सा सेक्शन लगाओगे? कोई सा भी सेक्शन नहीं है। जितने हमने प्रोविजन पढ़े वहां पे हमने ये तो पढ़ा नहीं कि अगर पड़ोसी की वाइफ को आप ट्रांसफर करोगे तो भी क्लबिंग लगेगी। तो यहां पर क्या किया, ए ने ट्रांसफर किया डी को जो कि है सी की वाइफ, और सी ने ट्रांसफर किया बी को जो कि है ए की वाइफ। अब डिपार्टमेंट क्लबिंग लगा चाह कर भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जब वो बी से पूछेगा बी तुम्हें ये एसेट किसने दी, तो वो बोलेगी मुझे ये एसेट सी ने दी। फिर पूछेगा क्या सी तुम्हारा हस्बैंड है, वो बोलेगी नहीं सी मेरा हस्बैंड नहीं है। जब वो डी से पूछेगा डी तुम्हें ये एसेट किसने दी, तो वो बोलेगी मुझे ये एसेट ए ने दी। फिर सवाल पूछा जाएगा क्या ए तुम्हारा हस्बैंड है, वो बोलेगी नहीं ए मेरा हस्बैंड नहीं है। तो इसका मतलब यहां तक तो अब क्लबिंग नहीं लग पाएगी, यहां तक तो क्लबिंग नहीं लग पाएगी। लेकिन डिपार्टमेंट इस चेन को पकड़ेगा। डिपार्टमेंट अगर इस चेन को पकड़ लेता है कि ये जो पूरी चेन बनाई गई है, हाउ इट हैज बीन डिराइव, कैसे बनी है ये चेन, अगर उसने ये चेन पकड़ ली तो इस पूरी चेन को हम कहेंगे, इस पूरी चेन को हम कहेंगे क्रॉस ट्रांसफर। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, मैं एक व्यक्ति को दूंगा लेकिन वो व्यक्ति मुझे वापस ना देकर कहीं और से रूट करवा के मेरे ही घर परिवार में मुझे एंट्री वापस भेज देगा। मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं अपने दोस्त की वाइफ को, और बदले में मेरे दोस्त ने 5 लाख रुपए दे दिए हैं मेरी वाइफ को। मेरे 5 लाख मेरे घर में आ गए और मेरे दोस्त के जो 5 लाख थे वो उसके घर में चले गए। जो मेरे 5 लाख थे वो घूम कर मेरी वाइफ के पास आ गए, और जो मेरे दोस्त के 5 लाख थे वो घूम कर उसकी वाइफ के पास चले गए। पैसा घर का घर में रहा और क्लबिंग भी हिट नहीं हुई। बट ऐसा नहीं है, अगर डिपार्टमेंट ने ये ट्रांजैक्शन पकड़ ली और डिपार्टमेंट इस बात को समझ गया कि आपने इस तरह की प्लानिंग करी है, मुश्किल है पकड़ना बट स्टिल अगर पकड़ लिया तो इस ट्रांजैक्शन को कहा जाएगा क्रॉस ट्रांसफर। और जब क्रॉस ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन पकड़ी जाएगी या आइडेंटिफाई हो जाएगी या ट्रेसेबल हो जाएगी, तो वहां पर भी क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। पढ़िएगा एक बार, व्हाट इज द क्रॉस ट्रांसफर? इन द केस ऑफ क्रॉस ट्रांसफर, the income from asset transferred would be assessed in the hands of the deemed transferor। अंडरलाइन करिएगा, इसे हम इनकम मानते हैं डीम्ड ट्रांसफरर की। मतलब अभी थोड़ी देर में आपको लॉ ऐसा बोलेगा, मानो या ना मानो, हम मान रहे हैं कि आप ही इसके ट्रांसफरर हैं। बताइए इस ट्रांजैक्शन में किसे माना जाएगा ट्रांसफरर? ये जो पूरी ट्रांजैक्शन मैंने ड्रॉ करी,
तो वाइफ के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में किसे माना जाएगा ट्रांसफरर, सी को या ए को, ए को। और इस वाली वाइफ के रेस्पेक्ट में किसे माना जाएगा ट्रांसफरर, ए को या सी को, सी को। क्लियर है? So in the case of cross transfer, the income from asset transferred would be assessed in the income of the deemed transferor if the transfers are so intimately connected as to form part of a single transaction, and each transfer constitute consideration for the other by being mutual or otherwise. अगर आपकी ट्रांजैक्शन में हमने ये पाया कि ये ट्रांजैक्शन आपस में मिली जुली हैं, इट्स सो क्लोजली इंटीमेटेड, आपस में जुड़ी हुई हैं, और इसका इंटेंशन केवल और केवल पैसे को घुमाना था, इनकम को डाइवर्ट करना था, तो ऐसे में हम इसको क्रॉस ट्रांसफर मानेंगे। और जब ये ट्रांजैक्शन क्रॉस ट्रांसफर में आ जाएगी तो यहां पर हम ट्रांसफर करने वाले पर्सन को डीम्ड ट्रांसफरर मान लेंगे और उसकी इनकम में उसको क्लब कर देंगे। तो यहां पर इस 5 लाख रुपए से जो इनकम आएगी इसको वो क्लब कर दी जाएगी इसमें, और इसके 5 लाख पर जो इनकम आएगी वो क्लब कर दी जाएगी इसमें। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, A is making gift of rupees 50,000 to wife of his brother। बना लेते हैं यहां पर एक बार। A ने गिफ्ट दिया टू ब्रदर्स वाइफ, क्लबिंग लगेगी क्या? अभी तक बताना। ए अपने भाई की वाइफ को ट्रांसफर करता है, क्लबिंग लगेगी? नहीं लगेगी, अभी तक नहीं है सर, आगे लग जाएगी। फॉर द परचेज ऑफ हाउस बाय हर, क्यों दिए हैं 5 लाख रुपए? कि तुम इससे घर खरीद लेना। अच्छा, एंड अ साइमल्टेनियस गिफ्ट बाय बी टू एज माइनर सन। अब बी कौन है? यहां पर बी है, बी ने भी एक गिफ्ट दिया, किसको? एज माइनर सन। बताइए, अगर ए सीधा अपने बेटे को देता, अगर ए सीधा अपने बेटे को देता क्लबिंग लग जाती, लेकिन ए ने सीधा अपने बेटे को ना दिलवाकर अपने भाई को बुलाया, पहले खाने पर बुलाया, खाने पर उससे क्या बात करी कि भाई मैं तुम्हारी वाइफ को 5 लाख रुपए ट्रांसफर करूंगा, तुम मेरे बेटे को 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना, और दोनों बच जाएंगे क्लबिंग से। क्योंकि अगर बी अपनी वाइफ को देता तो भी क्लबिंग में फंसता, ए अपने बेटे को देता तो भी क्लबिंग में फंसता। अब दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, अब कोई भी क्लबिंग में नहीं फंसा। आगे देखिए, इन अ फॉरेन कंपनी वर्थ रुपीज 50,000 ओन्ड बाय हिम, मतलब ये कह रहा है कि बी उसके बेटे को पैसे देगा फॉरेन कंपनी में, कहीं भी दे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो दे ही रहा है ना। तो इस वाले ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे क्रॉस ट्रांसफर। जब एक ही ट्रांजैक्शन को रूट किया जाता है बाय द मल्टीपल पर्सन, जिसमें इंटेंशन यही होता है कि हम क्लबिंग से बच जाएं और एक दूसरे को ट्रांसफर करके खत्म कर दें, तो वहां पर हम कहेंगे इस ट्रांजैक्शन को क्रॉस ट्रांसफर। 10 क्या होगा अब इस केस में? 10 इन द इंस्टेंट केस ट्रांसफर have been made by A and B to person who are not their spouse or minor child so as to avoid the provision of this section। तो ये जो ट्रांसफर की गई है इसका केवल पर्पस इतना था कि ये सेक्शन अवॉइड हो जाए और हम क्लबिंग के प्रोविजन से बच जाएं। शोइंग दैट सच ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये दिखाते हुए कि भाई साहब ये जो हमने ट्रांजैक्शन करी है ये तो एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, यहां पर क्लबिंग नहीं लगेगी। लेकिन होगा क्या अल्टीमेटली? क्रॉस ट्रांसफर की अगर चेन आपकी पकड़ में आ जाएगी तो वहां पर इसको क्लब कर दिया जाएगा। एनालिसिस देखिएगा इसका।
इफ टू ट्रांजेक्शंस आर इंटरकनेक्टेड, अगर दो ट्रांजेक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड है, एंड आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, और वो एक ही ट्रांजेक्शन के टुकड़े हैं बस, और यहां आपको दिख रहा है एक ही ट्रांजेक्शन थी। अल्टीमेटली द पर्पस वाज ए अपने पैसे बेटे के पास पहुंचा दे, एंड द अल्टीमेटली पर्पस वाज कि बी अपने पैसे अपनी वाइफ को पहुंचा दे। लेकिन इन्होंने ऐसा ना करके एक दूसरा रास्ता चुना। बी ने ए को बोला कि तुम मेरी वाइफ को दे देना, ए ने बी को बोला कि तुम मेरे बेटे को दे देना। In such a way that it can be said that method was adopted as a device to evade tax, the implication of clubbing provisions would be attracted। तो इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। Accordingly, the income arising to Mrs. B from the house property should be included in the total income of B, and dividend from such transfer to A's minor son would be taxable in the hands of A। Clear? This is because of A and B are indirect transfer their minor child and spouse respectively of income yielding asset as to reduce their burden of taxation। देखिए अल्टीमेटली पर्पस ये था कि ए अपना पैसा बेटे की कंपनी में पहुंचा दे, तो यहां पर बेटे को जो इनकम आएगी वो क्लब कर देंगे ए में। अल्टीमेटली बी का पर्पस था कि वो अपना पैसा अपनी वाइफ को पहुंचा दे, तो अल्टीमेटली इससे जो इनकम आएगी वो बी के हाथ में टैक्सेबल कर दी जाएगी। बताइए एनी डाउट यहां तक, कोई क्वेरी है यहां तक? नो। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए एक बार। मिस्टर वसुदेवन, ड्रॉ करिएगा जब भी इस तरह का आपके सामने सवाल आए तो इसको ड्रॉ करिएगा। मिस्टर वसुदेवन गिफ्टेड अ सम ऑफ ₹6 लाख टू हिज ब्रदर्स वाइफ। तो यहां पर है वसुदेवन, इन्होंने 6 लाख रुपए अपने भाई की वाइफ को दिए। इन्होंने गिफ्ट किया ब्रदर्स वाइफ। नेक्स्ट, ऑन 12/7/2021 हिज ब्रदर गिफ्टेड अ सम ऑफ ₹5 लाख टू वसुदेवंस वाइफ। अब कौन है? उसका भाई, ये है ब्रदर। ब्रदर ने गिफ्ट किया टू वासुदेवन वाइफ, वासुदेवन की वाइफ को। The gifted amount were invested as a fixed deposit in bank by Mr. Vasudevan and wife of Vasudevan's brother। तो ये जो पैसा मिला था, कितना मिला था? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए इधर गए थे और 6 लाख ही इधर गए थे। वासुदेवन की वाइफ ने, मतलब मिसेस वासुदेवन ने एंड भाई की वाइफ ने, दोनों ने ही इस पैसे को इन्वेस्ट किया इन एफडी। इसने भी इस पैसे को इन्वेस्ट किया इन एफडी एट द रेट ऑफ 9%, 9% के हिसाब से। एग्जामिन, पहले तो ये एग्जामिन करिए, पहले तो ये चेक करिए द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबव अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। पहले तो आप ये बताइए इस पूरे ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। तो पहले तो ये बताइए, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वासुदेवन एंड हिज ब्रदर। तो बताइए क्या परिणाम होगा। सर पहला परिणाम ये होगा कि यहां पर क्रॉस ट्रांसफर का कंसेप्ट लग जाएगा।
और जब क्रॉस ट्रांसफर लग गया तो यहां पर क्लबिंग हो जाएगी। बता सकते हैं आप, वासुदेवन की वाइफ को 6 लाख रुपए पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, वासुदेवन की वाइफ को 6 लाख रुपए पर जो इंटरेस्ट मिलेगा 9% का, 54,000 रुपए, वो किसकी इनकम में क्लब होगा? वासुदेवन की या उसके भाई की? ये जो 54,000 रुपए है ये किसकी इनकम में क्लब होगा, वासुदेवन या उसका भाई? बताइए। वासुदेव। तो ये वाला जो 54,000 आप देख रहे हैं, इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ वासुदेव। अब ब्रदर के वाइफ को भी तो इनकम हुई होगी 6 लाख रुपए की, तो 6 लाख रुपए पर 9% इसको भी इंटरेस्ट आया होगा। तो ये वाला जो 54,000 रुपए आप देख रहे हैं, इट विल बी क्लब्ड इन ब्रदर्स इनकम। क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का पर्पस क्या था? वासुदेवन का पर्पस था कि मैं किसी तरह से अपने 6 लाख रुपए अपनी वाइफ को पहुंचा दूं, और भाई का भी यही पर्पस था। भाई का भी क्या पर्पस था कि मैं किसी तरह से अपने 6 लाख रुपए अपनी वाइफ को पहुंचा दूं। लेकिन अपनी अपनी वाइफों से काम चल नहीं रहा था, तो इन्होंने दूसरी दूसरी वाइफों का सहारा लिया। भाई ने बोला मैं तुम्हारी वाइफ को पैसे दूंगा, इस भाई ने बोला कि मैं तुम्हारी वाइफ को पैसे दूंगा। तो इसको जो इनकम आई वो इसमें क्लब होगी, और इसको जो इनकम आई वो यहां पर क्लब होगी। पढ़िए एक बार ऐसे। In the given case, Mr. Vasudevan gifted a sum of rupees 6 lakh to his brother wife on 14/6/2021, and simultaneously his brother gifted a sum of rupees 5 lakh to Vasudevan's wife. The gifted amount were invested in the fixed deposit in bank by Vasudevan's wife and brother's wife. These transfers are in the nature of cross transfer. Accordingly, income from the asset transfer would be assessed in the hands of deemed transferor, because the transfer are so intimately connected to the from part of the single transaction, and each transfer constitute consideration for the other, being mutual or otherwise. If two transactions are interconnected, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस ट्रांसफर, और हम यहां पर इंप्लीकेशन ऑफ क्लबिंग प्रोविजन लगा देते हैं। अकॉर्डिंगली रिजल्ट क्या होगा इसका? अकॉर्डिंगली द इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग टू मिसेस वासुदेवन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट वुड इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ वासुदेवन। तो जो उसकी वाइफ को इनकम हुई है वो वासुदेवन की इनकम में जुड़ेगी, एंड जो इंटरेस्ट की इनकम उसके भाई की वाइफ को हुई है वो उस भाई के इनकम में जुड़ेगी, वासुदेवन के भाई की इनकम में जुड़ेगी, एज पर सेक्शन 64(1) टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रॉस ट्रांसफर ऑफ रुपीज 5 लाख। तो यहां पर जो क्रॉस ट्रांसफर है वो 5 लाख का है, मैंने यहां पर 6 लाख ले लिया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। क्रॉस ट्रांसफर 5 का है, मैंने यहां 6 पर कैलकुलेट कर लिया है। क्रॉस ट्रांसफर 5 का है, तो अमाउंट आ जाएगा 45,000, और यहां भी आ जाएगा 45,000। अब आप कहेंगे सर 5 क्यों है, अमाउंट तो 6 दिया था, ये 6 लाख दिया था। लेकिन देखिए मैंने उसकी वाइफ को 6 दिए थे, लेकिन उसने मेरी वाइफ को 5 दिए हैं, तो इसमें से जो म्यूचुअल अमाउंट है वो तो केवल 5 लाख ही है, तो 5 लाख रुपए के इनकम पर क्लबिंग होगी। ठीक है, this is because both Mr. Vasudevan and his brother are indirect transferer of the income to their respective spouse with the intention to reduce the tax burden of taxation. तो इसलिए हम यहां पर क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई करेंगे। बताइएगा स्टूडेंट्स, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? चैप्टर खत्म हो चुका है, कोई कॉन्सेप्ट इसमें रहता नहीं है अभी हमारा। फाइनली यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, कोई डाउट?
अगर नहीं है तो अब हम करने जा रहे हैं दिसंबर 2021 का अपना क्वेश्चन। मैंने बोला था दिसंबर 2021 में क्लबिंग का क्वेश्चन आया है, वो हमें करना है। पेज नंबर 222 क्या है? 222 पर रुकिए, हाँ बताइए। ये होमवर्क दी थी ना मैंने आपको, ये तो देखो ना, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है। ये केस स्टडी इसी का पार्ट है, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, चलें क्वेश्चन पर। पेपर ओपन कर लीजिए दिसंबर 2021 का, अगर आपके पास है तो, नहीं तो स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर मैं ले आया हूं दिसंबर 2021, ये रहा क्लबिंग का क्वेश्चन 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 ए, क्वेश्चन नंबर 4 ए। 4 नंबर में देखो इंस्टीट्यूट आपसे क्या क्या पूछ रहा है। डिटेल्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर आर, यहां पर दो लोग हैं, एक मिस्टर आर हैं और एक मिसेज आर, उनकी वाइफ है। मिसेज आर, दो लोग हैं यहां पर। फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 आर एज अंडर, तो प्रीवियस ईयर 2021 में उनकी ये इनकम हमें बताई गई है, पढ़िएगा। मिस्टर आर transfer his self-occupied property without any consideration to HUF in which he is a member. During the previous year 2021, आप इसे 21-22 पढ़िएगा। HUF earned an income of 50,000 from such property. बताइए किसकी इनकम में जोड़ूं इसे, आर की या मिसेस आर की? इस 50,000 रुपए की इनकम को किसकी इनकम में जोड़ो, आर की या मिसेस आर की? आर की। ये कौन सा सेक्शन है जो हमने आज की ही क्लास में पढ़ा है? HUF वाला सेक्शन, अगर आपको याद आया हो तो आज की ही क्लास में आते ही पढ़ा था कि अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी HUF में ट्रांसफर करते हैं तो HUF उस प्रॉपर्टी पर जो इनकम कमाएगा वो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन ने पूछा गया है आखिरी में, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ आर एंड मिसेज आर फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो आइए पहले कंप्यूट करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। यहां पर लिखते हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ये है मिस्टर आर और ये है मिसेज आर। पहला पॉइंट, इनकम ऑन असेट्स कन्वर्टेड इनटू HUF। तो आपने फाइनली क्या बोला है, फाइनल आंसर बताना। ये 50,000 रुपए किसकी इनकम बनने वाली है? सर ये बनने वाली है इनकम, खत्म हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पढ़िए, मिस्टर आर ट्रांसफर्ड 4 लाख रुपीज टू हिज वाइफ। आर ने अपनी वाइफ को 4 लाख रुपए दिए थे 1/4/2006 को। बहुत पुरानी बात है, 2006 की बात है ये। हम 2020-21 या 21-22 में जी रहे हैं, ये 2006 में दिए गए थे, विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के, which was given as a loan by her
हर मतलब मिसेज ने ये लोन दे दिया टू मिस्टर ग्रीश। हस्बैंड ने वाइफ को पैसे दिए, वाइफ ने वही पैसा किसी को लोन दे दिया। किसको दिया? ग्रीश को। She earned 3,50,000 as interest during the earlier previous years. उसकी वाइफ ने जब 4 लाख रुपए का लोन दिया ग्रीश को, तो पिछले सालों में, पिछले साल में नहीं, पिछले सालों में, कई वर्षों में उसने 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट कमाया। सवाल आपसे है, क्या ये 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट क्लब होगा या नहीं होगा? क्या ये 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट क्लब होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्रीथल? क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि सर, नहीं 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 नहीं, गलत लॉजिक है। फर्दर लोन दिया नहीं, ध्यान से सुनिए, इतना पैराग्राफ पढ़िए, बस इतना तक पढ़िए। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 4 लाख रुपए का लोन दिया, वाइफ ने, सॉरी मैं गलत कह गया, लोन नहीं दिया, हस्बैंड ने अपने वाइफ को गिफ्ट दिया, हस्बैंड ने अपने वाइफ को गिफ्ट दिया और वाइफ ने उसे लोन पर दे दिया। जिस लोन पर, जिस 4 लाख रुपए के लोन पर उसने 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट कमाया ड्यूरिंग द अर्लियर प्रीवियस ईयर्स, बहुत सारे सालों का इंटरेस्ट कमाया उसने 3.5 लाख रुपए। क्या ये क्लब होगा या नहीं होगा? देखिए आंसर बता देता हूं, ये 3.5 लाख क्लब नहीं होगा, बट आपके लॉजिक बड़े गलत आ रहे हैं। सुनिए मैं एक एक करके चलता हूं। प्रीथल ने बोला फर्दर लोन दे दिया, फर्दर की तो कोई बात ही नहीं है अभी तक। आंचल ने कहा नहीं क्लब होगा, फिर बोल रहे हैं 4 लाख रुपए विल बी क्लब इन द हस्बैंड इनकम। एक बात बताना, 4 लाख कब से क्लब होने लगा? आंचल थोड़ा सा कूल माइंड हो और एक बार फिर से सोचो, इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्लब करते हैं? जो पैसा मैं आपको देता हूं वो क्लब करते हैं, या उस पैसे पर जो आप इनकम कमाते हैं वो क्लब करते हैं? क्या क्लब करते हैं, ट्रांजैक्शन या इनकम? तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? प्रीथल ने बोला इनकम क्लब करते हैं, आंचल ने भी बोला इनकम क्लब करते हैं, तो बताइए 4 लाख रुपए मैंने आपको लोन, मैंने आपको दिए थे, लोन नहीं दिया था, मैंने आपको 4 लाख रुपए दिया था, तो ये 4 क्लब करूं या 4 के ऊपर जो इनकम आएगी वो क्लब करूं? 4 के ऊपर जो इनकम आएगी वो क्लब होगी, 4 थोड़ी क्लब होगा। इस 4 को मत देखो, ये 4 क्लब नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है सर, जब 4 के ऊपर इनकम 3.5 आई है तो ये क्लब क्यों नहीं करेंगे? आंसर मैंने बता दिया, क्लब नहीं होगा, बट क्यों नहीं होगा इसका कारण देखो, आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा इसका कारण। ये 3.5 क्यों क्लब नहीं होगा? थोड़ा सा प्रेशर डालो माइंड पर, आंसर मिलेगा। 2006 का है, 6 का नहीं है, ध्यान से सुनिए, 6 का नहीं है, 6 से है, 6 से है। ये जो 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है कौन से साल का है? सर ये जो 3.5 का इंटरेस्ट है ये 2006 से लेकर 2020 तक का है। क्या लिखा है? 3.5 का इंटरेस्ट कमाया ड्यूरिंग द अर्लियर प्रीवियस ईयर्स, पिछले कई वर्षों में मिलाकर 3.5 का इंटरेस्ट कमाया। एक बात बताइए, मैं कंप्यूटेशन कौन से साल के लिए कर रहा हूं? मैं जो कंप्यूटेशन कर रहा हूं वो कौन से साल के लिए कर रहा हूं? मैं तो 2021 की कर रहा हूं। मैं अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से भी देखूं तो मैं तो 2021 की कर रहा हूं ना, तो क्या ये 3.5 का इंटरेस्ट मैंने 2021 में कमाया? नहीं, ये पिछले वर्षों में कमाया गया इंटरेस्ट था। तो पिछले वर्षों में क्लबिंग कर ली होगी ना आपने? अगर ये इंटरेस्ट पिछले वर्षों का था तो पिछले वर्षों में आपने क्लबिंग की होगी, उससे हमें क्या लेना देना है? करंट ईयर में तो क्लबिंग नहीं होगी। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? क्लियर? तो बताओ
कोई क्लबिंग हुई? अभी तक कोई क्लबिंग हुई नहीं। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन। वाइफ ने क्या किया, स्टार्टिंग से पॉइंट देखिएगा फिर से एक बार। वाइफ ने क्या किया है, हस्बैंड ने, आर ने अपने वाइफ को 4 लाख रुपए दिए। वाइफ ने इस 4 लाख रुपए को लोन दे दिया गिरीश को, जिस पर उसने 3.5 लाख रुपए इंटरेस्ट कमाया। ये 3.5 मुझे क्लब नहीं करना, क्योंकि ये 3.5 पिछले सालों का है, मुझे तो करंट ईयर में देखना है ना क्या आया। आगे देखिए, 3.5 का जो इंटरेस्ट कमाया गया है ड्यूरिंग द अर्लियर प्रीवियस ईयर विच वॉज ऑल्सो, अब यहां से पढ़िए, विच वॉज ऑल्सो गिवन एज ए लोन टू गिरीश। अब बताइए गिरीश के ऊपर लोन कितना हो गया। आर ने अपनी वाइफ को 4 लाख रुपए दिए, वाइफ ने ये 4 लाख रुपए गिरीश को लोन दे दिया, जिस पर 3.5 का इंटरेस्ट कमाया गया, और वो 3.5 का इंटरेस्ट भी गिरीश को लोन की तरह से दे दिया गया। तो बताइए गिरीश के ऊपर लोन कितना हो गया, 7.5 लाख का। क्लियर है यहां तक? बताइए इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन है आपको यहां तक? इंटरप्रिटेशन क्लियर है यहां तक? मैंने वाइफ को 4 लाख रुपए दिए, वाइफ ने वो 4 लाख गिरीश को लोन दिया, जिस 4 लाख के लोन पर 3.5 तक का इंटरेस्ट बन गया। इंटरेस्ट को मैंने फर्दर गिरीश को लोन दे दिया। मैंने गिरीश को बोला कि ये इंटरेस्ट जो है ये तुम मुझे दो नहीं, मैं तुम्हें उल्टा लोन की तरह से दे रही हूं। तो अब गिरीश के ऊपर हो गया 7.5 लाख रुपए का लोन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब पढ़िए, प्रीवियस ईयर 2021 में शी अर्नड, उसने इंटरेस्ट कमाया है 11% पर एनम का। बता सकते हैं उसने 11% पर एनम जो इंटरेस्ट कमाया वो कितने अमाउंट पर कमाया होगा? उसने जो 11% का इंटरेस्ट कमाया वो कितने अमाउंट पर कमाया होगा? 7.5 पर। 7.5 पर 7.5 लाख का 11% कितना आ जाएगा? ₹82,500। किसकी इनकम है ये 82,500? ये किसकी इनकम है 82,500, ये बताना है आपको। ये आर की है या मिसेज आर की है? मिसेज आर की पूरा का पूरा 82,500 मिसेज आर का है, या मिस्टर आर का भी कुछ है अमाउंट आएगा इसमें? क्या पूरा का पूरा पैसा मिसेज आर का है या मिस्टर आर का भी होगा इसमें? ध्यान से देखिए, आर ने 4 लाख रुपए अपनी वाइफ को दिए, वाइफ ने 3.5 का उस पर इनकम कमाया, इंटरेस्ट कमाया, अमाउंट हो गया 7.5, जिसे उसने फर्दर लोन पर दे दिया, वहां से इंटरेस्ट कमाया 82,500। तो क्या आप क्लबिंग करोगे या नहीं करोगे? क्लबिंग करेंगे। अब बता सकते हो कितने अमाउंट पर आप क्लबिंग करेंगे? सर पूरे पर करेंगे, 82,500 पूरा का पूरा आर का कर देंगे हम कहेंगे आर ये तुम्हारे ही तो पैसे थे जो लोन पर दिए गए थे सारे के सारे। नहीं, ये सारा पैसा आर का नहीं था सर। 4 लाख रुपए जो मेन अमाउंट था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कमाया वो हम क्लब करेंगे आर की इनकम में, लेकिन जो 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट कमाया ये तो इनकम थी, और इनकम के ऊपर जो इनकम आई, इनकम के ऊपर जो इनकम आई वो क्लब नहीं होगी। तो 82,500 अगर आप क्लब करने का सोच रहे हैं तो ये आप गलत सोच रहे हैं, बिकॉज 82,500 में 3.5 लाख रुपए की इंटरेस्ट थी, जिस इंटरेस्ट को कमाया गया था, और ये 3.5 लाख ऑलरेडी क्लब हो चुका होगा पिछले सालों में। तो इनकम के ऊपर जो इनकम आई वो क्लब नहीं होगी, बट मेन इनकम जो आई वो क्लब हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, 4 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है वो यहां पर आ जाएगा और बाकी सारा वहां चला जाएगा। तो बताओ कितना क्लबिंग? इन मिस्टर आर
मिस्टर आर के हाथ में कितना, 4 लाख का 11%, 44,000, और उसके हाथ में कितना, 38,500। 35 कैसे निकाला आपने भाई? प्रीथल 35 का हाथ थोड़ी आएगा, अच्छा 3.5 लिख रहे थे क्या? नेक्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन का, बताइए अच्छा पॉइंट था नहीं है? देखिए इस बार जो दिसंबर 2021 में पेपर बना था ना, यकीन मानिए पेपर में कोई नई बात नहीं थी, बस इस बार पेपर थोड़ा ट्रिकी था। ट्रिकी क्या था? अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा और उसको इंटरप्रेट किया तो आपके आंसर सही आएंगे, और जहां आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा आपको लगेगा कि ये क्या पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने। ये दिक्कत थी इस बार के पेपर में। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में आपके तोते उड़ेंगे, अभी आपके दिमाग में जो चल रहा होगा उसका कुछ और ही निकलेगा आंसर, देखना। मिस्टर आर और मिसेज आर बोथ होल्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ 27% एंड 25% रिस्पेक्टिवली इन एएमजी लिमिटेड। दोनों ही शेयर रखते हैं 27% और 25%, इसका मतलब दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया। दे आर ऑल्सो वर्किंग एज ए एम्प्लॉय इन सच कंपनी, और उस कंपनी में काम भी करते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 they have withdrawn salary of 320 and 270 respectively। फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 320 और 270 की सैलरी विड्रॉ करी है। नाउ यू हैव टू टेल मी क्लबिंग होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस में होगी? पहला सवाल क्लबिंग होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस में होगी? बताइए। मिस्टर आर में क्लब करेंगे, क्यों करेंगे? दोनों ने आंसर दिया है, प्रीथल और आंचल दोनों का कहना है मिस्टर आर में क्लब करेंगे। कारण बता दो मिस्टर आर में क्यों करोगे? सर आपने सिखाया था जब दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, बोथ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो ऐसे में जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ज्यादा होता है उसमें क्लब करते हैं, जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसमें क्लब करते हैं। जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसमें क्लब करते हैं। कौन सी इनकम? कौन सी इनकम? बिफोर क्लबिंग। बिफोर क्लबिंग जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसमें क्लब करते हैं, अदर इनकम, है ना? तो एक बात बताओ, ऐसे में आपने ज्यादा किसे देखा? ऐसे में आपने ज्यादा किसे देखा? नीचे देखो, नीचे देखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम द अबव इनकम, इनकम फ्रॉम कमीशन 4 लाख है और इसका 330 है, तो आपने ऐसे में बोला आर का क्लब कर देंगे। है आंचल नीचे है, नीचे देखो ना, है अदर इनकम, तो ऐसे में आपने बोला सर 4 वाले में क्लब कर देंगे। बाय एनी चांस आपका आंसर आर आ गया, लेकिन अगर नीचे कुछ और होता तो आंसर बदल जाता, बट अभी भी आपका आंसर आर है। बताइए अभी भी आपका आंसर आर है कि आर में क्लब कर देंगे? एक बार बस फाइनल पूछ रहा हूं, क्या आर में क्लब करेंगे, हाँ या ना? गलत। अब ध्यान से सुनिए एक पॉइंट, पूरा सेक्शन याद करिए, पूरा बुक पर आइए, जहां हमने ये सेक्शन पढ़ा था वहां पर आइए। हमने ये सेक्शन पढ़ा था यहां पर, और प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इसे एक बार अच्छे मन से पढ़िए, बिल्कुल साफ सच्चे मन से पढ़िए, इस पैराग्राफ को पढ़िए और फिर मुझे आंसर दीजिए इस बात का। इस पैराग्राफ को एक बार बोल बोल के पढ़िएगा, इतना जोर से बोलिए कि आपकी आवाज आपके कान और दिमाग तक पहुंच जाए। वेयर both husband and wife have substantial interest in the concern and both are in receipt of income by way of a salary and both of them don't have any technical or professional qualification, then
Such income shall be clubbed in the hands of person whose gross total income is higher. क्या कहती है ये लाइन? जब दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा और दोनों के पास ही टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो हम क्लबिंग करेंगे उसमें जिसकी इनकम ज्यादा होगी। बताइए क्वेश्चन ने कहां बोला है आपको कि इनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है? कहां बोला है क्वेश्चन ने आपको ऐसा कि इनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है? बताओ, कहीं बोला है क्वेश्चन ने? जब क्वेश्चन ने आपको बोला ही नहीं है इनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप क्यों मजे ले रहे हो फिर क्वेश्चन में? जब क्वेश्चन कह ही नहीं रहा है इनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप क्या मानोगे? दे हैव द टेक्निकल क्वालिफिकेशंस। और बताइए जब दोनों के पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको नहीं बोला कि इनके पास नहीं है, तो जब दोनों के पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो क्या आप ये वाला प्रोविजन लगाओगे? तो क्या आप ये वाला प्रोविजन लगाओगे? क्यों क्यों नहीं, क्यों लगाओगे? क्या जरूरत है मैं ये लगाने की? जब दोनों के पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो हम इस प्रोविजन का बिल्कुल भी यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन एक समस्या है सर, ये तो बड़ा साइलेंट सा क्वेश्चन है, बड़ी अजीब सी बात है कि दोनों के पास लिखा नहीं है। अगर एक बच्चा एग्जाम में ये अजम्पशन लेके कर दे कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं दोनों के पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये अज्यूम करके आते हैं और आप लिखते हैं कि आई हैव अज्यूम्ड नन हैव द टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो ऐसे में मैं प्रोविजन का यूटिलाइजेशन करूंगा तो भी आपका आंसर गलत नहीं करेगा इंस्टीट्यूट। यहां पर टेक्निकली क्वेश्चन बनाने में एक गलती हो गई थी। सही मायने में उन्हें लिखना चाहिए था कि किसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, बट वो लिखना भूल गए। अब जब लिखना भूल गए तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर ये बनेगा कि जब दोनों के पास ही टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि क्वेश्चन चुप है इसका मतलब अजम्पशन है कि दोनों के पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, और जब दोनों के पास है तो क्लबिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जब क्लबिंग नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे 3/20 मेरी इनकम, उसके 3/20 उसकी इनकम। तो यहां पर लिखिए इनकम ऑफ सैलरी। 3/20 की इनकम है, लेकिन 3/20 में आपको पता है 50,000 रुपए की तो डिडक्शन मिल जाएगी आपको, तो कितना आ जाएगा? 270। और यहां कितना है? 270। 50 की यहां भी डिडक्शन मिल जाएगी तो कितना आ जाएगा? 220। बोलो ये बात आपको समझ आ गई है या बस हाँ में हाँ मिला दी है कि हाँ सर आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो बस? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। मिसेस आर ने 5,000 इक्विटी शेयर्स, मिसेस आर ने 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ आरएसबी लिमिटेड ऑन 17/9/2013 ट्रांसफर किए हैं टू आर को। अब मिसेस आर जो है, मिसेस आर अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर रही है शेयर्स, 5,000 शेयर विदाउट एनी कंसिडरेशन। द कंपनी इशू 3,000 बोनस शेयर, कंपनी ने 5,000 शेयर्स पर 3,000 बोनस शेयर दे दिए। किसको दिए होंगे बताइए बोनस शेयर? अगर आर ने अपने हस्बैंड को 5,000 शेयर ट्रांसफर करे उसके बाद कंपनी ने बोनस शेयर दिया तो ये बोनस शेयर किसे मिले होंगे? आर को या मिसेस आर को? आर को या मिसेस आर को? आर को। लिखा भी है क्वेश्चन में, ना भी लिखा होता तो भी ये आर को ही मिलते, बट लिखा भी है। फिर क्या हुआ? 4/3/2021 को मिसेस आर ने, सॉरी मिस्टर आर ने सारे के सारे शेयर बेच दिए। कितने? 8,000 शेयर बेच दिए और 5,20,000 रुपए का इनकम कमाया। 5/20 की इनकम कमाई एज कैपिटल
गेन। अब बताइए ये जो 5 20 का कैपिटल गेन है, क्या ये पूरा का पूरा कैपिटल गेन आर के हाथ में आएगा? क्या ये पूरा का पूरा कैपिटल गेन मिसेस आर के हाथ में आएगा या कुछ और होगा? सोचिए। सिचुएशन इज मिसेस आर के पास 5,000 शेयर थे, उसने ये अपने हस्बैंड को दिए, हस्बैंड के पास 5,000 शेयर आ गए, 3,000 शेयर बोनस मिल गए, देन 8,000 शेयर उसने बेच दिए और यहां पर 5,20,000 रुपए की इनकम हो गई। माय क्वेश्चन इज, क्या ये 5-20 पूरा का पूरा आर का होगा? क्या ये 5-20 पूरा का पूरा मिसेस आर का होगा या कुछ और किया जाएगा? एक पॉइंट मैंने आपको दिखाया था, आइए उस पॉइंट पर वापस चलते हैं। एक जगह पर हमने बोनस का पॉइंट देखा था, बता सकते हैं कहां पर था वो बोनस का पॉइंट? ये रहा, देखिए इनकम ऑन इनकम और एक्रीशन टू द असेट ट्रांसफर। तो हमने यहां पर क्या सीखा था कि इनकम के ऊपर जो इनकम आएगी, इनकम के ऊपर जो इनकम आएगी वो आपकी क्लब नहीं होगी, बट मेन इनकम क्लब होगी। अब एक बात बताइए, ये जो 5-20 की इनकम आई है, क्या ये 5,000 शेयर पर आई है? ध्यान से मेरे सवाल का जवाब देना। क्या ये 5-20 की जो इनकम आई है, ये 5,000 शेयर पर आई है? नहीं, 8 पर आई है। लेकिन इस 8 में आपको ट्रांसफर से कितने मिले थे? इस 8 में आपको ट्रांसफर से कितने मिले थे? 5। बाकी आपको कहां से मिले थे? फ्री में। बाकी आपको कहां से मिले थे? फ्री में। क्या वो तो ट्रांसफर से नहीं आए थे ना? आपको जो बाकी 3,000 शेयर हैं वो तो आपकी वाइफ ने नहीं दिए थे ना आपको, वो तो आपको कंपनी ने दिए थे। तो अब ये जो 5-20 की इनकम आपको हुई है, क्या ये पूरी की पूरी में इनकम वाइफ में क्लब कर दूं, या जितने शेयर मुझे वाइफ ने दिए थे केवल उतने शेयर का जो प्रपोर्शनेट अमाउंट होगा वो मैं क्लब करूं वाइफ में? केवल 5,000 का आंचल। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? यहां भी देखिए बुक में भी यही बात लिखी है। सिमिलरली income arising from accretion to the asset transferred has not been clubbed, therefore capital gain on bonus share will not be clubbed with the income of transferor where share have been transferred and transferee receive the bonus share। तो मिसेस आर ने अपने हस्बैंड को 5,000 शेयर दिए थे, 5,000 के बाद 3,000 शेयर तो उसे कंपनी ने दिए हैं ना। अब अगर वो इन 3,000 शेयर को बेचकर कोई इनकम कमाएगा तो ये 3,000 शेयर की जो इनकम होगी वो क्लब नहीं होगी, क्योंकि ये 3,000 शेयर उसकी वाइफ ने उसे नहीं दिए थे। लेकिन हाँ, जो 5,000 शेयर की इनकम है, ये जो इनकम है ये उसकी वाइफ में क्लब हो जाएगी। बताइए क्लियर है यहां तक या नहीं? तो आप इसे कैसे बांटेंगे? अगर मैं आपको बोलूं 5-20 की इनकम है, इसमें से कितनी आप क्लब करेंगे और कितनी नहीं करेंगे, तो आप इसे कैसे बांटेंगे? तरीका बताइए मुझे बांटने का।
बोलेंगे सर 5/20 का गेन 8,000 शेयर पर है, तो 5,000 शेयर पर कितना, और 5/20 का कैपिटल गेन 8,000 शेयर पर है, तो 3,000 पर कितना। 5 वाला कितना निकाला आपने, 5/20 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 5,000, 3,25,000। जल्दी से बताना 3/25 किसकी इनकम में जाएगा, 3/25 किसकी इनकम में जाएगा। मिसेस आर की। ये गलती मत करना, अक्सर एग्जाम में क्या गलती होती है, जल्दबाजी में हम मिसेस आर वाला मिस्टर आर में लिख देते हैं जल्दबाजी में, तो ये गलती मत करना। सही होते होते आपका आंसर गलत हो जाएगा और आप कहेंगे मेरा कंसेप्ट तो बिल्कुल सही था लेकिन नंबर क्यों नहीं मिले, क्योंकि हाथ चलते चलते ये 3/25 यहां लिख जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, इसलिए अपना कंट्रोल बनाकर रखना और यही लिख देना, यहीं पर डिसाइड कर लेना मिसेस आर, ताकि जब आप मेन प्रेजेंटेशन वाले आंसर पर पहुंचे तो वहां आपसे गलती ना हो। क्लियर। अच्छा, इसका कितना आएगा, 5,20,000 में से 3/25 माइनस हो जाएंगे तो इसका बचेगा 1,95,000। अब क्या है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन पर आओ। वो कहता है अपार्ट फ्रॉम द अबव इनकम, ऊपर की इनकम को एक तरफ रख दे तो इसकी 4 लाख रुपए की कमीशन की इनकम है और 3,30 की इसकी वैसी इनकम है, कमीशन की है। तो पॉइंट नंबर 5 कमीशन, इसका है 4 लाख, इसका है 3,30। निकाल लो आंसर, अब टोटल कर लो, यही आंसर है आपका। ये बन गई ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 50,000, 44,000, 270, 195 प्लस 4 लाख, 9,59,000, 38,500 प्लस 220 प्लस 3,25 प्लस 3,30, 9,13,500। बताइए कोई डाउट यहां तक, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन। बताइएगा। बताइए स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन है यहां तक। नो। चलिए, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। केवल एक क्वेश्चन था जो मुझे कराना था आपके रिसेंट एग्जाम का। अब नेक्स्ट क्लास आपकी है अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 45 मिनट्स, 8 बजे। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8 बजे आज। चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। नहीं, अभी ये स्टार्ट नहीं कर रहे हैं प्रीथल, यही तो मैंने आपको पहले बोला था ग्रुप में। एक क्लास हमारी इस चैप्टर को कंप्लीट करने की है, फिर 8 बजे आपकी एज यूजुअल क्लास है जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। विल मीट यू इन सम टाइम एट 8 PM फॉर अ न्यू चैप्टर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।